सन 1902 में हिंदुस्तान के शहर बड़ौदा के बासियों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखने वाले जिंदगी भर फरामोश न कर सके। रिवायत के मुताबिक एक नौजवान ने एक पत्थर दोनों हाथों से उठाकर फिजा में बुलंद किया था, लेकिन इस बात में ऐसी कौन सी अजीब बात थी जो कि बहुत ही ज्यादा देखने वालों के लिए हैरान कुन थी। वो बात ये थी दोस्तों कि उस पत्थर का वजन 1200 किलोग्राम था, यानी 2 हाथी के बच्चों या एक टोयोटा करोला जितना वजन। यह पत्थर आज भी बड़ौदा के सायाजी बाग अजायब घर में महफूज है और जिस तनोमंद ने इसे किसी घास फूस की पोटली की तरह उठाया उसे दुनिया रुस्तम जमान यानी कि गामा पहलवान के नाम से जानती है, जिन्हें मशरिक का हरकुलिस कहा जाता था। गामा पहलवान किसी देव मालाई किरदार का हकीकी रूप थे। उन्हें मशरिक का हरकुलिस कहा जाए तो ये बिल्कुल बेजाना होगा। घनी और लंबी मूंछें, कद 5 फीट 7 इंच, चौड़ा सीना तकरीबन 46 इंच का और कमर 34 इंच की थी, लेकिन मिजाज ऐसा कि कभी किसी कमजोर पर हाथ नहीं उठाया। देसी कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों का खौफ होता है कि वो बूढ़े ना हो जाएं, लेकिन गामा पहलवान तादमे मर्ग शायद बूढ़ा नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 बरस कुश्ती लड़ी और फिर शदीद मायूस होकर किनारा कशी इसलिए इख्तियार कर ली कि कोई भी पहलवान अखाड़े में उनके सामने मुकाबला करने से कतराता था। कोई भी उनके सामने आके लड़ने को तैयार नहीं होता। तकरीबन 400 मुकाबलों में फतह उनके नाम पर रिकॉर्ड है और वो जिंदगी भर नाकाबिले तस्खीर रहे, यानी कि गामा पहलवान कभी भी हारे नहीं। गामा पहलवान का असल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था और उनका जन्म जिला अमृतसर के एक गांव जब्बोवाल में पहलवानी से वाबस्ता एक मुसलमान कश्मीरी घराने में हुआ। गामा पहलवान के वालिद मोहम्मद अजीज बख्श भी पहलवान थे और उनके बड़े भाई इमाम बख्श भी पहलवानी का एक रोशन बाप थे। दोनों भाइयों ने घर से ही पहलवानी का दर्स हासिल किया, लेकिन गामा पहलवान की उम्र 6 साल ही थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद वो अपने नाना नून पहलवान के जेर असर रहे। नाना के इंतकाल के बाद उनके मामू ईदा पहलवान ने उनकी तरबियत की। गामा पहलवान पहली बार पहलवानी के मैदान में उस वक्त मंजर-ए-आम पर आए जब सन 1888 में रियासत जोधपुर के महाराजा ने पहलवानी का एक मुकाबला मुनक्किद करवाया। उस मुकाबले में हिंदुस्तान भर से 400 से जायद पहलवानों ने शिरकत की। उस मुकाबले के बेहतरीन 15 पहलवानों में गामा पहलवान भी शामिल थे और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। इसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर मध्य प्रदेश की रियासत दतिया के महाराजा के जेर साया पहलवानी की तरबियत हासिल की। किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो गामा पहलवान को चैलेंज करता, और अगर किसी मौके पर किसी पहलवान ने गामा पहलवान को मुकाबले की दावत दी तो गामा कहते थे कि पहले वो उनके बड़े भाई इमाम बख्श पहलवान को चित्त करे, इसके बाद वो खुद उनसे लड़ेंगे। लेकिन गामा पहलवान पर किस्मत की देवी उस वक्त मेहरबान हुई जब सन 1895 में उन्होंने 17 बरस की उम्र में उस वक्त के रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला को मुकाबले की दावत दी। रहीम बख्श सुल्तानी वाले का ताल्लुक भी एक कश्मीरी खानदान से था। 7 फीट कद का हामिल ये पहलवान किसी देव की मानिंद दिखाई देता था। सन 1960 में शाया होने वाले जरीदे नकूश लाहौर नंबर के मुताबिक गामा पहलवान और रहीम बख्श सुल्तानी वाला के दरमियान 4 मुकाबले हुए। लाहौर, जूनागढ़ और इंदौर में होने वाले ये मुकाबले कई घंटे जारी रहने के बाद बगैर किसी नतीजे पर खत्म हुए और गामा पहलवान के हौसले मजीद बुलंद हो गए। इसके बाद उन्हें अगले रुस्तम हिंद के तौर पर देखा जाने लगा। ताहम रहीम बख्श सुल्तानी वाला को जेर करने के लिए उन्हें मजीद कुछ साल इंतजार करना पड़ा। अब आते हैं हम उस दौर की तरफ जब गामा पहलवान रुस्तम जमान बने। सन 1910 तक गामा पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला के अलावा हिंदुस्तान के तमाम नामवर पहलवानों को चित कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपने भाई इमाम बख्श पहलवान के हमरा यूरोप और इंग्लिस्तान का दौरा किया और दुनिया के नामवर पहलवानों को कुश्ती में 2-2 हाथ करने की दावत दी। ये दौर गामा पहलवान की जिंदगी का बिलाशुबा अहम तरीन दौर करार दिया जा सकता है। हिंदुस्तान पर बरतानवी राज कायम था और यहीं से 2 देसी पहलवान अंग्रेजों के दरमियान मुकाबले के लिए पहुंचे थे। ये गामा पहलवान के लिए आसाब की जंग थी। बाहिर उसका मुकाबला अंग्रेज पहलवानों को जेर करके उन्हें हिंदुस्तान की ताकत बावर करवाना था और अंदरूनी तौर पर उनका मुकाबला अपने बड़े भाई इमाम बख्श पहलवान से भी था कि दियारे गैर में एक ही कोख से जन्म लेने वाले 2 भाइयों में से खुद को ज्यादा बेहतर कौन साबित करता है। कहा जाता है कि तकनीकी एतबार से इमाम बख्श ज्यादा बेहतर पहलवान थे, लेकिन गामा पहलवान की ताकत उनकी तकनीक पर भारी थी। बरतानिया नौ आबादियाती निजाम के जरिए तकरीबन निस्फ दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा था
اور پنجاب کے ایک گاؤں سے دو جوان دنیا کے طاقتور ترین شخص کا اعزاز حاصل کرنے اور اس کا غرور خاک میں ملانے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ اخبارات میں انہیں برطانوی راج کے خلاف مقامی مزاحمت کی علامت کے طور پر بھی پیش کیا جانے لگا، جس سے انگریز سرکار کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ وہ مقامی آبادی میں بغاوت کی چنگاری بھی بھڑکا سکتے ہیں۔ نقوش لاہور نمبر میں گاما پہلوان کے بارے میں اس بارے میں تفصیلی ذکر ملتا ہے کہ سن 1910 میں ایک بینجامن نامی شخص گاما پہلوان اور امام بخش پہلوان کو اپنے ساتھ یورپ لے گیا، لیکن اٹلی اور فرانس میں کوئی پہلوان ان کے مقابلے میں نہ آیا۔ پھر وہ لندن پہنچے جہاں دنیا بھر کے پہلوان جمع تھے، جن میں ترکی کے رستم محمود، ماریکی پہلوان رولینڈ، اطالوی رستم جان لیمب، انگلستان کے ہاک سمتھ اور پولش پہلوان ستنسواو زبیشکو شامل تھے۔ یہی گاما پہلوان نے اعلان کیا کہ جو پہلوان ان سے 5 منٹ تک کشتی لڑے گا وہ انہیں 5 پاؤنڈ انعام دیں گے۔ چنانچہ گلاسکو، لیورپول، مانچسٹر وغیرہ میں 40 کشتیاں ہوں، لیکن کوئی انہیں پچھاڑ نہ سکا۔ بعد میں امریکی رستم رولینڈ نے کشتی لڑی اور گامے نے اسے بھی چند منٹوں میں گرا دیا۔ اس کے بعد پولش پہلوان سنتسواو زبیشکو نے گاما پہلوان سے نبرد آزما ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک تاریخی کشتی تھی۔ اس واقعے کا ذکر زبیشکو نے سن 1937 میں شائع ہونے والی اپنی آپ بیتی ان دی باکسنگ رنگز آف دی ورلڈ میں کیا ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں سن 1914 تک کے واقعات قلم بند کیے گئے ہیں۔ زبیشکو لکھتے ہیں کہ پٹیالہ کے مہاراجا نے شیر پنجاب کو فرنگ گوچ، جارج ہیکنشمنڈ اور سنتسواو زبیشکو کو چیر پھاڑنے کے لیے بھیجا۔ اس کو ایک اشتہاری حربہ سمجھتے ہوئے یہ چیلنج جو مجھے کیا گیا اس کو نظر انداز کیا تھا۔ تاہم یہ حقارت آمیز رویہ اس وقت تبدیل ہوا جب زبیشکو نے گاما پہلوان کو امریکی پہلوان ڈاکٹر بینجامن رولر کے ساتھ دیکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں گاما اور امام بخش کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ان دونوں سے بہتر اور اتنے خوبصورت جسم کے مالک ایتھلیٹ کو نہیں دیکھا تھا۔ گاما شیر پنجاب کہلوانے کا حقدار تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا جسمانی تناسب نہیں دیکھا تھا۔ چھاتی، بازوؤں، کمر اور ٹانگوں کا حسین امتزاج۔ گاما پہلوان نے رولر کو 2 بار پٹک کر شکست دی تھی اور مقابلے کے 1.5 منٹ میں انہوں نے اسے پہلی بار زیر کر دیا تھا۔ زبیشکو لکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے کچھ خوشگوار منظر نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر کے ساتھ ٹریننگ میں ایسا کرنے کے قریب بھی نہیں تھا۔ زبیشکو کو اب گاما پہلوان کا مقابلہ کرنا تھا، جس کے لیے 10 ستمبر 1910 کی تاریخ طے پا گئی تھی اور ان کے پاس تیاری کا کافی وقت تھا اور انہوں نے اس کی بھرپور تیاری بھی کی۔ اس مقابلے کی میزبانی جان بل میگزین نے کی تھی اور زبیشکو کے مطابق وہ یہ مقابلہ جیتے یا ہارے اسے فروخت ہونے والی ان ٹکٹوں کی 25% رقم انہیں ضرور ملنی تھی۔ بالآخر یہ مقابلہ ہوا اور پہلے ہی منٹ میں گاما پہلوان نے زبیشکو کو گرا دیا، لیکن وہ فوراً اٹھا اور پھر 2 گھنٹے زور آزمائی کے باوجود کوئی بھی فاتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد دوبارہ مقابلے کی تاریخ کا اعلان کیا گیا، لیکن زبیشکو مقابلے کے لیے نہ آئے، جس کے بعد گاما پہلوان کو رستم زماں کا خطاب حاصل ہوا۔ انہیں ایک طلائی پیٹی اور گرز بھی عطا کیا گیا۔ اس حوالے سے امریکی مصنفہ تانیہ جیمز کی کہانیوں پر مشتمل کتاب ایروگرمز کی ایک کہانی لائن اینڈ پینتھر ان لندن میں ذکر ملتا ہے، جس میں وہ گاما اور امام بخش پہلوان کی لندن آمد اور نو آبادیاتی نظام کے عروج کے دوران دیسی پہلوانوں کی نفسیات اور کردار کی عکاسی کرتی ہیں۔ لندن سے واپسی پر انہوں نے رحیم بخش سلطانی والا کو لکھنؤ میں ہونے والی کشتی میں زیر کر کے رستم ہند کا اعزاز حاصل کر لیا۔ سن 1927 تک گاما پہلوان ناقابل شکست رہے تھے اور برصغیر کے تمام نامی گرامی پہلوانوں کو چت کر چکے تھے۔ سن 1928 میں بالآخر ان کا سامنا ایک بار پھر زبیشکو کے ساتھ ہوا اور اس بار پٹیالہ میں میدان سجا، لیکن مقابلہ 30 سیکنڈ میں تمام ہو گیا۔ سنگاپور کے ایک اخبار میں 3 مارچ 1928 کو شائع ہونے والی خبر کے مطابق گاما بجلی کی سی تیزی سے جھپٹے اور زبیشکو کو پچھاڑ کر ان کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور عوام کو یہ سمجھنے میں کچھ وقت لگا کہ مقابلہ ختم ہو چکا ہے۔ اخبارات کے مطابق زبیشکو نے اس مقابلے کے بعد گاما کو ایک شیر اور سپورٹس مین کہا تھا۔ گاما پہلوان کی کامیابیوں کی داستان خاصی طویل ہے۔ بطور ایک کھلاڑی آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان کی شخصیت کے پہلو اور بھی کئی تھے۔ قدیم مغربی ادب میں پہلوانوں کو عام طور پر ایک وحشی کردار کی صورت میں پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن پنجاب اور ہندوستان میں پہلوان کی ایک منفرد شناخت ذمہ دار شہری اور سماجی طور پر باروب و با اختیار شخص کی رہی ہے۔ گاما پہلوان کے اس حوالے سے کئی واقعات مشہور ہیں کہ کس طرح انہوں نے کئی مواقع پر کمزوروں کا ساتھ دیا اور بلا وجہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پھل فروش نے ان کے سر پر وزن کرنے والا باٹ دے مارا تھا، جس سے ان کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی بجائے اپنے گھر کی جانب جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ اسی طرح دی ہندو اخبار میں ہندوستان میں پہلوانی پر شائع ہونے والے ایک مضمون میں بیان کیا گیا کہ آج بھی مہاراشٹر میں نوجوان پہلوانوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے
کہ وہ गामा पहलवान जैसा बने। इसी मजमून में बयान किया गया है कि सन 1947 में गामा पहलवान का खानदान अमृतसर से लाहौर के इलाके मोहनी रोड पर मुंतकिल हो गया था, जो कि एक हिंदू आबादी वाला इलाका था। शहर में फसादात की फिजा थी और बलवाइयों का खतरा था। इस दौरान गामा पहलवान और उनके खानदान के अफराद हिंदू खानदानों की हिफाजत के लिए मोहल्ले के बाहर खड़े हो जाते ताकि कोई उन पर हमला न कर सके। जब तक तमाम हिंदू खानदान वहां से बाहिफाजत इंडिया मुंतकिल नहीं हो गए, उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई। दौलत मुश्तरका खेलों में 2 बार तलाई तमगा जीतने वाले पहलवान मोहम्मद इनाम बट ने गामा पहलवान के बारे में उर्दू न्यूज को बताया कि पहलवानी बर्दाश्त का नाम है। यही सबक हमने गामा पहलवान से सीखा है। पहलवान की खुराक क्या होनी चाहिए, उसका दर्स भी हमें गामा पहलवान से मिलता है, और ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए और अपने जिस्म को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए भी हम गामा पहलवान के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि गामा पहलवान जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। साबिक ओलंपियन मोहम्मद अनवर पहलवान आज भी पाकिस्तान में देसी कुश्ती की रिवायत का सेहरा गामा पहलवान के सर बांधते हैं। उन्होंने उर्दू न्यूज को बताया कि अगर उस वक्त ओलंपिक्स में पहलवानी होती तो बेशुमार तमगे जीते जा सकते थे। उनका कहना था ये गामा पहलवान और उनके खानदान की ही खिदमत है कि उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे पहलवान दिए जो आज भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके बकौल गामा पहलवान की 2 बेबियां थी, जिनमें से उनके 5 बेटे और 2 बेटियां थी। 5 बेटे छोटी उम्र में ही इंतकाल कर गए थे। ताहम उनके खानदान में पहलवानी उनके बड़े भाई इमाम बख्श के तवस्सुत से जारी रही, जिनकी औलाद में भोलू बरादरान पहलवानों ने नाम कमाया। मशहूर जमाना मार्शल आर्ट खिलाड़ी और अदाकार ब्रूस ली भी गामा पहलवान से मुतासिर थे। उन्होंने अपनी किताब द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ह्यूमन बॉडी में गामा पहलवान के दंड बैठकों और वर्जिश के मुख्तलिफ तरीके अपनाने का तफसीली जिक्र किया है। आज गामा पहलवान कहाँ है? गामा पहलवान को क्या पाकिस्तान में वो मुकाम हासिल हुआ जिसके वो सही हकदार थे? एक बहुत ही अहम सवाल है। बरे-सगीर में नाकाबिले शिकस्त रहने वाले और दुनिया भर में पहली बार बतौर हिंदुस्तानी पहलवान बड़े बड़े सूरमाओं का गुरूर खाक में मिलाने वाले गामा पहलवान शायद आज माजी का हिस्सा बन चुके हैं। गामा पहलवान के नाम पर पाकिस्तान में शायद ही कोई यादगार हो, ताहम उनका नाम आज भी मजाक और तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुंसलिक मुहक्किक डॉक्टर मजीद शेख कहते हैं कि अब भी अगर कोई अपने मसल दिखाने की कोशिश करे तो उसे मजाक में कहा जाता है, ओए गामा न बन। यहाँ तक कि उनके वालिद भी बचपन में उनसे कहते थे कि दूध खत्म करो वरना तुम गामे जैसा नहीं बन सकोगे। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान बहरिया की एक टगिंग बोट यानी बड़े बड़े जहाजों को खींचकर साहिल पर लाने वाली एक कश्ती का नाम भी गामा है। ये एक छोटी कश्ती है लेकिन इंतहाई ताकतवर मशीन है जो बिलाशुबा गामा पहलवान की तरह छोटे कद लेकिन ताकतवर जिसामत की याद दिलाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि गामा पहलवान की जिंदगी पर पाकिस्तान में कोई फिल्म नहीं बनाई गई। हाल ही में बॉलीवुड स्टार सलमान खान और उनके भाई सुहेल खान ने गामा पहलवान की जिंदगी पर एक टेली फिल्म बनाने का ऐलान भी किया था, जिसमें सलमान खान गामा पहलवान के रूप में नजर आएंगे। एक और इंडियन फिल्म साज और मुसन्निफ निकेश शुक्ला ने भी गामा पहलवान को पर्दा स्क्रीन पर दिखाने का ऐलान किया है। मजीद शेख कहते हैं गामा पहलवान से उनकी मुलाकात लाहौर में मिस्री शाह में उनके घर हुई थी, लेकिन उस वक्त वो काफी नहीफ और कसम पुसरी की हालत में थे। गामा पहलवान की मौत से चंद बरस कबल उन्हें एक सांप ने काट लिया था, लेकिन बरवक्त तिब्बी इमदाद से उनकी जान बचा ली गई। ताहम आने वाले बरसों में उनकी सेहत बिगड़ती गई और वो 23 मई 1960 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्हें लाहौर में पीर मक्की मजार के करीब कब्रिस्तान में दफन किया गया। एक और हैरानकुन इंकिशाफ ये भी है कि पाकिस्तान के 3 बार रहने वाले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बीवी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा गामा पहलवान की नवासी थी। उम्मीद करते हैं आपको गामा पहलवान की ये कहानी सुन के बहुत ही अच्छा लगा होगा।